हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पार्ट थर्ड। ठीक है, इससे पहले हमने दो पार्ट कर लिया है ऑलरेडी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा दीजिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, नूतन के एक्सरसाइज भी करवा दूंगा और एसबीपीडी का एक्सरसाइज तो करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का, तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके वीडियोस को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मान लीजिए अभ्यास 1.13 मतलब 12वें नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए 12वें क्वेश्चन में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। सर्वसम मतलब एक जैसा है। इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो गोले के संपर्क, पहले में मतलब उसको ए गोले के साथ संपर्क में ला रहे हैं, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि ए एक गोला है, ठीक है ना, इसी साइज का एक गोला बी है, इस साइज का एक गोला बी है, और एक इसी साइज का एक गोला सी है। ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। इस पे क्यू ए आवेश है, इस पे क्यू बी आवेश है, ये निरावेशित है, इस पे अभी इनिशियली जीरो आवेश है, कोई चार्ज नहीं है। ये गोला हमारा सी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि 12वें नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देख लेंगे। ठीक है, 12वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि दो तांबे के गोले हैं ए और बी, जिसकी बीच की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है। इसकी बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। ए गोले पर आवेश है 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। बी पे भी इतना ही आवेश है, 6.5 गुणा 10⁻�7 कूलम का आवेश है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा था और कह रहे थे कि ए और बी के बीच में कितना बल लगेगा, ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इसमें कह रहे कि सबसे पहले क्वेश्चन में सी को, जो सी गोला है, तीनों का साइज सेम है। पहला कंडीशन, तीनों का साइज सेम है। सी गोले को ए के साथ टच कराया जाता है, ए के साथ टच कराने के बाद फिर सी को बी के साथ टच कराया जाता है, और टच कराने के बाद फिर सी को यहां से हटा दिया जाता है। जब सी को यहां से हटा देंगे तो हटाने के बाद हमसे पूछ रहे कि ए और बी के बीच में कितना बल लगेगा। ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ए गोले पर आवेश QA इज इक्वल टू 6.5 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। क्यू पे बी पे आवेश है QB 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना ही आवेश है। और सी पे आवेश जो है QC इज इक्वल टू 0 कूलम, क्योंकि निरावेशित है, इस पे कोई आवेश नहीं है। अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट आएगा? कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर जब सेम आकार के दो गोलों को आपस में संपर्क कराया जाता है, तो इन गोलों के बीच में तब तक आवेश का आदान प्रदान होता है जब तक कि दोनों पे आवेश बराबर मात्रा में ना आ जाए। कंडीशन है कि अगर समान आकार के गोले हैं तो इन दोनों को, अगर आवेशित गोले हैं और इनको आपस में अगर टच कराया जाता है, तो इनके बीच में आवेश का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश बराबर ना हो जाए। तो सबसे पहले ए और सी को टच कराएंगे, तो ए और सी को टच कराने पे ए से सी में आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों पे आवेश बराबर ना हो जाए। बराबर कितना? इन दोनों का औसत। बराबर कितना होगा? इन दोनों का औसत आवेश होगा। तो देखिए, जब ए व सी को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो ए पर कितना आवेश होगा? QA डैश, ये QA प्राइम भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। QA प्राइम इज इक्वल टू QA प्लस QC डिवाइडेड बाय क्या जाएगा आपका 2, इसका ट्वाइस। और इतना ही आवेश किस पे होगा? सी गोले पर भी होगा, तो QC प्राइम हो जाएगा। अच्छा देखिए, QA 6.5
गुणा 10 माइनस का 7 प्लस 0 बटे 2, क्योंकि सी पे वो प्राथमिक आवेश कितना है 0 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3.25 गुणा 10 माइनस 7। इतना ही आवेश सी पे भी होगा और इतना ही आवेश ए पर भी होगा जब ए और सी को आपस में स्पर्श कराया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सी को किसके साथ टच कराया जा रहा है, बी के साथ। जब सी को बी के साथ टच कराएंगे तो टच कराने पे इन दोनों को आपस में जोड़ने पे या आपस में कांटेक्ट में लाने पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में आवेश तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। अब जब सी को बी के साथ स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है तो ए बी व सी पर आवेश, तो क्यू सी डबल प्राइम, क्योंकि सिंगल प्राइम यहां ले लिया था, तो क्यू सी डबल प्राइम इज इक्वल टू क्यू बी प्राइम इज इक्वल टू इन दोनों के औसत आवेशों के बराबर होगा। तो अब ए के साथ टच कराने पे सी पे कितना आवेश आ गया, इतना आवेश आ गया, तो ये क्यू सी प्राइम प्लस क्यू बी बटे 2। देखिए क्यू सी प्राइम, क्यू सी कितना है, यह 3.25 गुणा 10 माइनस का 7 प्लस बी पे कितना आवेश है 6.5 गुणा 10 माइनस का 7 बटे 2। तो इनको जोड़ेंगे तो 6.5 में 3.25 को जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 और 5 और 2 कितना 7, तो यह 9.75 बटे 5 और 2 कितना जाएगा 7, हाँ सही है, बटे 2 गुणा 10 माइनस का 7। इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 दूना 8 बचे कितना 1 17, 8 दूना 16 बचे कितना 1 15, 7 2 7 14 बचे कितने 1 2 पंजे 10, तो 4.875 गुणा 10 माइनस का 7 कूलम। मतलब सी को अगर बी के साथ टच कराएंगे तो दोनों पे जो आवेश होगा वो हो जाएगा 4.875 गुणा 10 माइनस का 7 कूलम। अच्छा अब सी को ए के साथ टच करा के सी को फिर उसके बाद सी को बी के साथ टच कराया और सी को यहां से हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद अब कह रहा है कि इस पे जितना आवेश बचेगा और इस पे जितना आवेश बचेगा, तो इन दोनों के बीच उन आवेशों के कारण इन दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, दूरी r बराबर है 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। 100 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर, अच्छा बहुत बढ़िया। बल हो जाएगा, बल F बराबर हो जाएगा K क्यू ए प्राइम इंटू क्यू बी प्राइम बाय आर का स्क्वायर। प्राइम इसलिए लेंगे क्योंकि सी के साथ टच करेंगे तो आवेश उसमें कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, आवेश ट्रांसफर होने के बाद ए पे इतना आवेश बचेगा और बी को सी के साथ टच कराने के बाद बी में से आवेश कुछ सी में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर होने के बाद उसमें इतना आवेश बचेगा। चलिए अच्छा क्यू का वैल्यू है 9 गुणा 10 9 गुणा क्यू ए प्राइम इसका वैल्यू है 3.25 गुणा 10 माइनस का 7 गुणा क्यू बी इसका वैल्यू है 4.875 गुणा 10 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर नाउ? तो 9 गुणा 3.25 गुणा 4.875 गुणा 10, देखिए 9 माइनस का 7 और माइनस का 7 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, तो 0.25। क्लियर है? अच्छा 25 से अगर इसको काटते हैं तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 25 से कम 25, तो 32 में से अगर 25 घटेगा तो कितना बचेगा 7, 5 आ जाएगा, ठीक है ना 75, तो 25 किया कितना होता है 25 किया 75, तो कितना आएगा 13, ठीक है ना। 13 की 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 में 117 गुणा 4.875
5 गुणा 10 की घात 9 और माइनस का 7 माइनस का 7 7 7 कितना है 14 14 में से 9 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट आप क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देना। ठीक है, क्लियर है, या मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे लिख देना, इसका आंसर न्यूटन में जाएगा। क्लियर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एक। ठीक है, और आप वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, तो इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा करा देंगे, नूतन पूरा करा देंगे, जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा करा देंगे। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं और भी करा दूंगा मैं, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात मतलब Q/m अधिकतम है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्लेटें दे रखी है 2, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है ना, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, इस पे नेगेटिव चार्ज रखा है। तो इसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है, यहां से 3 पार्टिकल को छोड़ा गया, 3 अलग अलग पार्टिकल को छोड़ा गया। अब 3 पार्टिकल्स में से कह रहे हैं कि इसका जो विस्थापन दे रखा, डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरीके से पहला वाला पार्टिकल विस्थापित हुआ, इस तरीके से दूसरा वाला पार्टिकल विस्थापित हुआ, ठीक है ना, और इसी तरीके से तीसरा वाला पार्टिकल्स भी विस्थापित हो गए। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्टिकल्स दे रखे। क्लियर? अच्छा, अब इनसे ये पूछ रहा है कि इनका नेचर बताना है, किस नेचर का है, और यहां पे बताना है किसके लिए Q/m का जो रेशियो है सबसे ज्यादा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं, एक ग्राफ भी दे रखा है, ये एक्स डायरेक्शन और ये हमारा वाई डायरेक्शन। चलिए देखिए किस तरीके से करेंगे। अब देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कब डिफ्लेक्ट होगा, जब इसका आवेश नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में जब अट्रैक्शन होगा तो तभी जाके वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। सेकंड चीज, जो थर्ड पार्टिकल है, तो थर्ड पार्टिकल जो है यहाँ पे नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब थर्ड पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आवेश तो ऐसे पता चल जाएगा कि 1 कण फर्स्ट व सेकंड पर ऋणावेश तथा कण थर्ड पर धनावेश है। क्या है? धनावेश। ठीक है, अब इसमें मैं ये पता लगा रहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में Q/m का रेशियो किसका ज्यादा होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है तो पाथ जो है इसका कैसा होगा, परवलयाकार होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पार्टिकल का जो मोशन है हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, तो इसके इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। जब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो y डायरेक्शन में इसमें एक एक्सेलरेशन होगा, और y डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन अगर मोशन यूज करेंगे तो y बराबर क्या जाएगा, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, u इसका रेस्ट से स्टार्ट करो तो u 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म्स तो हो जाएगा हमारा 0, तो बचेगा हाफ ऑफ at का स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अब इसको एक्सेलरेट कौन कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस पे फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है, QE फोर्स लगाता है।
ठीक है। क्यू ई, अब इस ई फोर्स के कारण इसकी जो वेलोसिटी है ये बढ़ती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक ना। F इज इक्वल टू क्या था, एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू जाएगा क्यू ई, तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू जाएगा क्यू ई बाय एम, क्या जाएगा क्यू ई बाय एम। तो एक्सेलरेशन हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर यहां पे रखते हैं तो हाफ ऑफ ए का वैल्यू जाएगा क्यू ई बाय एम इंटू टी का स्क्वायर, बट हियर ई एंड टी आर कांस्टेंट, ई और टी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टाइम सबके लिए सेम है, सेम टाइम के लिए बात करते हैं, तो ई और टी कांस्टेंट हो जाएगा, और 1/2 तो है ऑलरेडी कांस्टेंट, तो यहाँ पे y प्रोपोर्शनल होगा q अपॉन m के। y किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, q अपॉन m के प्रोपोर्शनल होगा। अब y मतलब y दिशा में जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा या y दिशा में जिसका विस्थापन ज्यादा होगा उसके लिए q अपॉन m का जो रेशियो है वो ज्यादा होगा। तो इन तीनों पार्टिकल में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है किसका होगा, थर्ड पार्टिकल का होगा। डायग्राम में देखना, ठीक है ना, डायग्राम में आप देखेंगे बुक में तो उसमें आपको पता चलेगा कि थर्ड पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है बाई डायरेक्शन में। जब ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा बाई डायरेक्शन में तो उस कंडीशन में इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो हम बता सकते हैं कण थर्ड का वाई दिशा में विस्थापन ज्यादा है, विस्थापन ज्यादा है, इसलिए कण थर्ड का Q अपॉन M का मान अधिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल मतलब प्रोपोर्शनल में है। प्रोपोर्शनल का मतलब y अगर ज्यादा है तो इसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, अगर y अगर कम है तो इसका वैल्यू भी क्या जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का तो ये तो जिसका विस्थापन ज्यादा होगा उसका Q अपॉन M का रेशियो जो है ज्यादा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपने ट्रिक यूज करना। क्लियर है? कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ दो जल्दी से। मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करके मत देखना, ठीक है ना। स्किप करके देखते हो तो फिर मजा नहीं आता है, कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता है, आधा अधूरा ज्ञान, फिर पता ही है आधा अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। ज्ञान अगर लेना है तो पूरा ही हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक समान विद्युत क्षेत्र E पर विचार कीजिए। फर्स्ट कंडीशन है एक क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के इस पार्श्व में कितना तल बाई जेड तल के समांतर है, सॉरी जिसका तल बाई जेड तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, मतलब इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। और सेकंड, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहे कि इसका जो तल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, सॉरी कितना, 60 डिग्री का। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात 3 आयोटा, ठीक ना। आयोटा या आई कैप ये रिप्रेजेंट करता है x दिशा को, क्योंकि आई कैप लिखा है ना, आई कैप जो है x अक्ष के दिशा को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसका एकांश सदिश है। और यहाँ पे एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा है, भुजा बराबर है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब कहने की ये जो तल है ये वाईजेड तल के समांतर है, किसके समांतर है, वाईजेड तल के समांतर है। कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा प्लेन हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z। जो हमारा प्लेन है z अक्ष मतलब इस तरीके से है, तो प्लेन ऐसे है जैसे मैंने हाथ रखा है, इस तरीके का प्लेन है।
वाईजेड प्लेन में है, तो वाईजेड प्लेन में को तो इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया जो हमारा क्षेत्रफल ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर जो होता है वो इस तल के लंबवत बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो अगर इस तल के लंबवत बाहर की तरफ लिखेंगे तो देखेंगे कि जो मार्कर का जो डायरेक्शन है वो कहाँ x की दिशा में है, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां पे होगा, x के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर लिख सकते हैं s वेक्टर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 i कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है s वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्लक्स कितना जाएगा, फर्स्ट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू द ई डॉट एस का डॉट प्रोडक्ट, ई और एस का डॉट प्रोडक्ट। ई का वैल्यू है हमारे पास 3 गुणा 10⁻³ आई कैप इन सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एस इक्वल टू 10⁻⁻ का 2 आई कैप। हमें पता है कि आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो आई और आई के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 इंटू 10⁻³ और माइनस का 2 दे जाएगा 3 गुणा 10⁻⁴ बराबर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसका मतलब हो जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या देखा है, नेक्स्ट पार्ट अगर पढ़े कह रहे कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कह रहे कि इसका तल का जो अभिलंब है, ये वाला जो s वेक्टर है वो x से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सेकंड कंडीशन में थीटा इज गिवन 60 डिग्री, देन फ्लक्स phi is equal to E dot ds, then E dot s cos थीटा। E का वैल्यू है 3 गुणा 10⁻³ s का वैल्यू है 10⁻⁻2 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यह 3 गुणा 10⁻³ माइनस का 2 गुणा 1/2, 2 से इसको काट देना तो 1.5 गुणा 10⁻⁴ तो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में जो फ्लक्स निकलेगा वो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो मतलब सेकंड कंडीशन में जो फ्लक्स हो जाएगा वो इनिशियल फ्लक्स से कितना जाएगा, आधा हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 15, नोट करते जाना साथ साथ में। ठीक है, जहां पे भी स्क्रीनशॉट लेना हो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि अभ्यास 1.15 मतलब 15वें नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अविन्यासित है कि इसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, कह रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में है, और इसी पे अगर एक घन रखा है इस तरीके का, कहीं पे भी घन बना देते हैं। ठीक, 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ये इसका घन हो गया है। ठीक, इस तरीके से करके अगर कोई एक घन रखा है तो इस घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, समझना क्वेश्चन। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रहा है तो सीधे इस तरीके से पास हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इस वाले फ्लक्स है, ये वाला जो फ्लक्स है, इस वाले फ्लक्स से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेगा, जैसे इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा देते हैं हम,
ये इतने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले फ्लक्स से एंटर कर रहा है और इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले फ्लक्स से इसके सामने वाले जस्ट सामने वाले फ्लक्स से क्या जाएगा, निकलेगा भी। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकल भी जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, हमें पता है कि घन के अंदर या किसी कोई भी बंद पृष्ठ होता है उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है और उस बंद पृष्ठ में एंटर करने वाला जो फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। या इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर इसका छोटा सा एरिया ले लेते हैं ds1, इसका एक छोटा सा एरिया हो जाएगा ds2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक फ्लग हो जाएगा क्योंकि इसके कितने फ्लग हैं, 6 फ्लग होंगे ना। तो टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds1 cos θ1 प्लस इंटीग्रेशन E ds2 cos θ2 प्लस इंटीग्रेशन E ds3 cos θ3, 6 फ्लग होंगे ना, 6 लिख लेते हैं। तो E ds3 cos थीटा 4 प्लस इंटीग्रेशन E ds5 cos θ5 प्लस इंटीग्रेशन E ds6 cos θ6। अब समझना यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो इस वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कितना बनेगा, θ1 इज इक्वल टू 0। इस वाले फ्लग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ है, ds2 बाहर की डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा टोटल यहाँ पे 180 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे इस वाला यहाँ पे अगर कोई फ्लग है ds3 तो ds3 ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई छोटा सा एरिया ले लेते हैं इस वाले फ्लग में, नीचे वाले फ्लग में, ठीक ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक ds4 इस डायरेक्शन में एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। ऐसे ही 5 के साथ होगा, ऐसे ही 6 के साथ होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे निकलेगा और एक ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, दोनों के लिए एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो देखेंगे तो ये जगह इंटीग्रेशन E ds1 cos 0 ये जाएगा, सॉरी ds1 0 है, प्लस इंटीग्रेशन E ds3 और cos 180 और प्लस बाकी ये सब कितना जाएंगे, 0 जाएंगे क्योंकि cos 90 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू कितना जाएगा 0, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अच्छा cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इंटीग्रेशन E ds1 प्लस इंटीग्रेशन E ds3 और cos 180 का वैल्यू होता है माइनस, तो ये जाएगा माइनस का, तो जाएगा E इंटीग्रेशन ds1 माइनस E इंटीग्रेशन ds3। इंटीग्रेशन ds1 इस वाले फलक का टोटल एरिया वो जाएगा s, ds3 इस वाले फलक का टोटल एरिया, जितना एरिया इसका होगा उतना ही फलक इसका भी होगा, क्योंकि घनाभ है, घनाभ में क्या होगा एरिया सबका सेम होगा, तो माइनस E s दैट इज 0। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी हम कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। थ्योरेटिकली फ्लक्स जितना जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, इसलिए नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं। ये भी आया आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, cos 90 cos 90 cos 90 के वैल्यू 0, इसलिए ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है वो निकालना है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बाहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या यह निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, क्यों और क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कितना आवेश है वो निकालते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो हमारे नेट फ्लक्स दे रखा है, नेट फ्लक्स
फाइव इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻, ये तो रखा आपका 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, हमें नेट आवेश बताना है, नेट आवेश कितना होगा। तो आवेश निकालना है, उस फलक के अंदर कितना आवेश है वो फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे यूज करेंगे गाउस का प्रमेय, गॉसेस लॉ यूज करेंगे। ठीक है ना, गॉसेस लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू q अपॉन ε0, हियर q इज इक्वल टू फाई इंटू ε0 हो जाएगा, एंड फाई का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ इंटू ε0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, कितना लिखेंगे -12 ये जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पे 40 का 0, 8 8 64, 64 और 4 कितना जाएगा 68 का 8 से लगा 6, 8 8 64, 64 और 6 कितना जाएगा 70, कितना 70, कितना स्थान में दशमलव 1 2 2 स्थान में दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 64 और 6 70, सही है। हाँ ठीक है, तो 70.80 गुणा 10 घात ये जाएगा, 12 में से 3 घटा देंगे तो 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा -9। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 70.80 नैनो कूलम। आंसर कितना जाएगा, नैनो कूलम में भी लिख सकते हैं और आप माइक्रो कूलम में भी लिख सकते हैं। माइक्रो कूलम में लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा आपको 0.07080 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 0.07080 माइक्रो कूलम में आ जाएगा। ठीक है ना, और नैनो कूलम में लिखेंगे तो 70.80 नैनो कूलम आ जाएगा। कोई से भी लिख देंगे, आंसर दोनों सही है। ये तो क्या इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहे हैं कि यदि बॉक्स के भीतर से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि फ्लक्स बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, Q अथवा Q नहीं। देखिए, तो अगर नेट फ्लक्स कह रहे हैं कि अगर जीरो है, बॉक्स से निकलने वाला नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो हमें पता है कि आवेश Q इज इक्वल टू 5 इंटू ε0, तो 0 इंटू ε0 इज इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब Q नेट जो है वो जीरो है। तो बॉक्स के अंदर Q नेट जीरो होने का मतलब है कि अगर कोई भी एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक द्विध्रुव को रखते हैं, एक पॉजिटिव आवेश को रखते हैं और एक नेगेटिव आवेश को रखते हैं, तो हमें पता है कि इस पॉजिटिव के कारण जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर की तरफ जाएगा उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव आवेश के कारण इसके अंदर क्या होगा प्रवेश करेगा। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, पॉजिटिव के कारण निकलने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा, और इसके कारण इसके अंदर प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स होगा ये नेगेटिव होगा। दोनों समान परिमाण में होंगे क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण कितना है बराबर है। तो दोनों का आवेश अगर बराबर है तो जितने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से एंटर करेगा। तो इसलिए निकलने वाला फ्लक्स और एंटर करने वाला फ्लक्स ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा, तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश जीरो है, नेट आवेश जीरो है, तो उससे निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है जीरो होता है। इज इट क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फ्लक्स से रिलेटेड है। कह रहे कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? संकेत वर्ग के 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मान लीजिए। ये जो नीचे दे रखे कह रहे कि एक फलक की मान लेते हैं और कह रहे कि इसके फलक से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो कह रहे कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पे कह रहे कि एक वर्ग का जो फलक वर्ग है, यहाँ पे
इससे कितना फ्लक्स निकलेगा वो बताना है, ठीक है ना। इससे 5 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे एक आवेश रखा है 10 माइक्रोकूलम का, 10 माइक्रोकूलम का आवेश है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, अगर एक घन मान लेते हैं, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं ना उस रूम को इमेजिन कीजिए, फील आएगा थोड़ा सा, ठीक है। नीचे फर्श है, ऊपर छत है, चारों साइड से दीवारें हैं, ठीक है। आपके कमरे के अंदर जैसे मान लीजिए आप जहां बैठे हैं, आपके ऊपर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो आपसे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, क्योंकि आप आवेशित हैं, तो आपसे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो छत से भी जाएगा, वो ग्राउंड से भी जाएगा, मतलब फर्श से भी नीचे की तरफ जाएगा, और चारों दीवारों से भी निकलेगा, ठीक है। तो एक फर्श से या एक दीवार से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो जितना फ्लक्स टोटल रूम से निकल रहा है उसका 1/6 पार्ट जो है एक दीवार से या फर्श से या छत से पास होगा, ठीक है। तो वर्ग के एक फलक से या घन के एक फलक से निकलने वाला, घन के एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देख लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि घन के एक फलक से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, देखिए टोटल घन से, जो हमारा घन है ये क्या होगा, बदपृष्ठ होगा, तो इससे टोटल घन से निकलने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना होगा, Q/ε0। ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। अच्छा, घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और 6 के 6 फलक से टोटल इतना फ्लक्स निकल रहा है, Q/ε0। तो एक फलक से कितना निकलेगा, तो एक फलक से इसका 1/6 पार्ट निकलेगा। क्लियर, Q/ε पूरे घन से निकलना है, तो एक फलक से कितना निकलेगा, तो एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा 1/6। इज इट क्लियर नाउ। तो phi is equal to 1/6 into q, q is equal to 10 माइक्रोकूलम, तो यह 10 into 10 to the power minus का 6 divided by epsilon naught, epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus का 12, तो ये जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस का 6 प्लस का 12, 12 पर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 30 का 0 से लेगा 3, 48 और 1 51, 51 का 1 से लेगा 5, 48 और 5 53, 53 कितना दशमलव, 2 दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और ये जाएगा 10 बटे 53.10 गुणा 10 की घात 6, तो इसको एक पावर इसके साथ ले लेंगे तो 100/53.10 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो 53.10 में से 10 से 100 को क्या करना, डिवाइड करना, यहाँ पे जो भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे लिख देना उसको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस हमें ये बताना था कि एक फलक से कितना फ्लक्स निकलना है। क्लियर है। तो जो भी घन की बात करते हैं या घनाभ की बात करते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसके एक फ्लक्स से हमेशा निकलने वाला फ्लक्स आप याद रखना कि 1/6 Q/ε0 होता है, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई पंचभुज है, ठीक है, या षष्ठभुज है, ठीक है ना, तो उसके जितने फलक होंगे, नंबर ऑफ फलक से टोटल फ्लक्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर, सिंपल। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं बेझिझक। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि अगर आपने अभी तक फिजिक्स वायरस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है ना, फिजिक्स वायरस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फिजिक्स वायरस चैनल को भी आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड है, वो यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाती हैं, तो वहाँ पे भी आपको फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने लगेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।